नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी। 24 घंटे पहले जब हमारी आपकी मुलाकात इसी शो के दौरान हुई थी तो इस सियासी घटनाक्रम की कोई हलचल तक नहीं थी। लेकिन इन 24 घंटों में दिल्ली से सटे हरियाणा में बीजेपी ने वही खेल कर दिया जो वो पहले और भी राज्यों में सफलतापूर्वक कर चुकी है। यानी कि हरियाणा में उसने अपनी सरकार बदल दी है, अपना मुख्यमंत्री बदल दिया है। मनोहर लाल खट्टर अब से कुछ देर पहले पूर्व मुख्यमंत्री हो चुके हैं। उनका इस्तीफा तुरंत स्वीकार भी हो गया। इसी के साथ कुरुक्षेत्र से सांसद नायाब सिंह सैनी को हरियाणा की कमान सौंप दी गई। नायाब सैनी को मनोहर लाल खट्टर का करीबी माना जाता है और वो भी खट्टर की ही तरह गैर जाट समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। वो ओबीसी समाज से आते हैं। शाम 5 बजे तक 54 साल के नायाब सिंह सैनी और उनकी कैबिनेट के 5 मंत्रियों ने आज चंडीगढ़ में शपथ भी ले ली। मंत्री बनने वाले नेता हैं छिचरौली से बीजेपी के विधायक कंवरपाल गुर्जर, वल्लभगढ़ से बीजेपी विधायक मूलचंद शर्मा, लोहारू से बीजेपी के विधायक जेपी तलाल, बावल से बीजेपी विधायक डॉक्टर बनवारी लाल और रानिया से निर्दलीय विधायक रंजीत सिंह चौटाला। ये पांचों पिछली खट्टर सरकार में भी मंत्री थे। ये पूरा घटनाक्रम इतनी तेजी के साथ हुआ कि खुद बीजेपी के नेता कार्यकर्ता भी हैरान रह गए। कल ही तो प्रधानमंत्री ने द्वारका एक्सप्रेसवे के उद्घाटन समारोह के दौरान मनोहर लाल खट्टर के साथ अपनी पुरानी गाड़ी दोस्ती को याद किया था। फिर अचानक एक ही रात में ऐसा क्या हो गया, जानकार इसे लेकर अलग अलग कयास लगा रहे हैं। कई का कहना है कि सत्ता विरोधी लहर से निपटने और गैर जाट वोट बैंक को साधे रखने के लिए बीजेपी ने खट्टर को आम चुनाव से ऐन पहले बदला है। सुनते हैं इस बदलाव पर मनोहर लाल खट्टर ने खुद क्या कहा। भारतीय जनता पार्टी की परंपरा रही है कि हम संगठन में समय समय पर नए जो नेतृत्व को आगे लाते हैं। उस क्रम में जैसे आपने पिछले दिनों में देखा होगा कि मध्य प्रदेश में भी एक नए चीफ मिनिस्टर आए, राजस्थान में एक नए चीफ मिनिस्टर आए, इसी प्रकार से छत्तीसगढ़ में भी नए चीफ मिनिस्टर आए हैं। ये ठीक है कि वो विधानसभा के चुनाव के बाद आए हैं और अभी चूँकि लोकसभा के चुनाव हमारे एकदम सिर पर हैं और पार्लियामेंट्री बोर्ड ने कुछ इस प्रकार का निर्णय लिया है कि अब नया नेतृत्व इसी समय ला करके और हम एक हमारे जो पहले सांसद हैं और प्रदेश के अध्यक्ष श्री नायब सिंह सैनी, उनको जो है सब उनकी परामर्श पर और हमारा जो विधायक दल मंडल है उन्होंने नेता चुन करके और आज नए चीफ मिनिस्टर के नाते श्री नायब सिंह सैनी की नियुक्ति की गई है। और इससे कम से कम मैं प्रसन्न हूँ कि एक नया नेतृत्व समय रहते और आगे उभरा है। और आज के घटनाक्रम में खट्टर के हाथ से जब सत्ता निकली तो उनके नंबर 2 पार्टी के अंदर माने जाने वाले अनिल विज को भी आईना दिखा दिया गया। खट्टर सरकार में गृह और स्वास्थ्य मंत्री रहे विज आज हुए शपथ ग्रहण समारोह में शामिल भी नहीं हुए। इससे पहले अनिल विज हरियाणा निवास में हुई बीजेपी विधायक दल की बैठक के बीच से ही उठकर चले गए जब नए मुख्यमंत्री का नाम चयन किया जा रहा था। वो अपनी निजी गाड़ी वैगन आर कार में जाते हुए देखे गए। माना जा रहा है कि विज काफी नाराज हैं। खुद मनोहर लाल खट्टर ने भी कहा कि उन्होंने अनिल विज को मनाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं माने। हम उन्हें मना लेंगे। उधर नाराज अनिल विज शाम को अपने शहर अंबाला के बाजार में गोलगप्पे खाते हुए साथ दिखे और गप सड़ाके भी लगा रहे थे। आज के घटनाक्रम में एक और बड़ा नुकसान हुआ है तो वो है जेजेपी को। हरियाणा के कद्दावर नेता रहे देवीलाल के पोते दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी को हरियाणा की सरकार में इस नई सरकार में शामिल नहीं किया गया है। लोकसभा सीट बंटवारे पर तेवर दिखा रहे दुष्यंत चौटाला खट्टर सरकार में 4.5 साल उप मुख्यमंत्री रहे। उनके 3 विधायक भी खट्टर सरकार में मंत्री थे, लेकिन अब सब बाहर हो गए हैं। बीजेपी ने निर्दलियों के साथ नई सरकार बनाई है। बीजेपी जेजेपी का गठबंधन टूट चुका है। जानकार मान रहे हैं कि बीजेपी को लगता है कि जेजेपी से अलग लड़ने का उससे फायदा होगा और जाट वोट कांग्रेस और जेजेपी के बीच बढ़ जाएंगे। आज के घटनाक्रम पर हमारी ये रिपोर्ट देखिए। मैं नायब सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं
लोकसभा चुनावों से कुछ ही हफ्ते पहले और हरियाणा के विधानसभा चुनावों से 7 महीने पहले राज्य को एक नया मुख्यमंत्री मिल गया है। कुरुक्षेत्र के सांसद और ओबीसी नेता नायब सिंह सैनी। इससे पहले पिछले मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और उनके मंत्रिमंडल ने अपना इस्तीफा दे दिया था। ऐसा करने का कारण बीजेपी जेजेपी के बीच लोकसभा सीट बंटवारे की बातचीत नाकाम होना और गठबंधन का टूटना था। बीजेपी जेजेपी के नेता और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को राज्य की 10 में से 2 सीटें नहीं देना चाहती थी, लेकिन चौटाला को हटाने में हिचक रही थी। उसे लगता था कि ऐसा करने से किसान और जाट समुदाय नाराज हो जाएंगे, इसलिए उसने सरकार बर्खास्त करने की ही ठानी। मैं नायब सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। पार्टी ने जो भी प्रोग्राम बनाया है ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਲ ਦੀ ਜੋ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਸਾਡੀ ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰੈਲੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਅਜੇ ਸਿੰਘ ਚੁਟਲਾ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਸਾਰੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਾਂਗੇ। हालांकि हरियाणा में सिर्फ 10 लोकसभा सीटें हैं, लेकिन हिंदी भाषी राज्य होने की वजह से भाजपा के लिए ये सूबा बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। और ऐसे में जो नए समीकरण बने हैं, नए मुख्यमंत्री को लगाया गया है, ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर अब हरियाणा के कुरुक्षेत्र या करनाल लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। एक तरफ हरियाणा सरकार में ये उथल पुथल चल रही है, दूसरी तरफ राज्य में कांग्रेस भी मजबूत हो रही है। पिछले हफ्ते बीजेपी के हिसार सांसद ब्रिजेंद्र सिंह कांग्रेस में शामिल हो गए। 2019 विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने 31 सीटें जीती थी, जबकि 2014 में उसे सिर्फ 15 सीटें मिली थीं। पिछले चुनावों में कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीत पाई, लेकिन दूसरे नंबर पर रही और वोट प्रतिशत में 5.5% का इजाफा हुआ। इससे पहले मंगलवार को चंडीगढ़ में बीजेपी विधायकों की हुई एक बैठक में पर्यवेक्षकों को विधायकों ने बताया कि लोकसभा और विधानसभा चुनावों से पहले पार्टी में नई जान फूंकने के लिए किसी नए चेहरे की जरूरत है। नायब सैनी को हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाना यह दर्शाता है कि भाजपा कैसे लोकसभा चुनाव से पहले राज्यों में ओबीसी और जाति के समीकरण को भी भेदने में लगी है, क्योंकि सैनी समुदाय के लोग हरियाणा के करीब 8% आबादी का हिस्सा हैं। चंडीगढ़ से मोहम्मद गजाली, एनडीटीवी इंडिया। और जो कुछ आज हरियाणा में हुआ, इसी मुद्दे पर बात करने के लिए, सियासत के इस तेजी से बदले घटनाक्रम पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अभी तक बीजेपी में रहे और हाल ही में बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए हिसार के सांसद ब्रिजेंद्र सिंह जी, जो खुद एक जाट नेता हैं और बड़े कांग्रेसी नेता रहे। वीरेंद्र सिंह के सुपुत्र दोनों पिता पुत्र इस वक्त भाजपा में थे, लेकिन ब्रिजेंद्र वापस लौटकर कांग्रेस में आ चुके हैं। कांग्रेस उन्होंने ज्वाइन कर ली है। स्वागत है आपका ब्रिजेंद्र जी, धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। मेरा पहला सवाल आप ही से है, क्या आपने हाल ही में पाला बदला है? क्या आपको कुछ इल्म हो गया था कि हरियाणा में कुछ होने वाला है? आज क्या घटनाक्रम बहुत तेजी से हुआ, क्या राय है आपकी? हाँ, नहीं, मुझे इस बात का कोई इल्म नहीं था और मुझे ये लगता है कि शायद ये ऐसा नहीं है कि कोई किसी पूर्व नियोजित योजना के तहत ये बदलाव हुए हों। ये जो मैंने परसों पार्टी से इस्तीफ़ा दिया और उसके बाद मुझे लगता है कोई पुनर्विचार शायद पार्टी के अंदर हुआ है, गठबंधन के बारे में भी और सरकार के बारे में भी, जिस वजह से शायद ये बदलाव इतना जल्दी मेरे ख्याल से किसी को इसका अंदेशा नहीं था कि ये सब होने वाला है। तो ब्रिजेंद्र जी, अगर मैं आपकी बात सही समझ रहा हूं तो आप ये इशारा कर रहे हैं कि आपने जो बीजेपी छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन की, उसके कारण ये आज का दिन भर का घटनाक्रम हुआ और खट्टर साहब को जाना पड़ा? नहीं, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मेरी वजह से हो रहा है, लेकिन हो सकता है ट्रिगर पॉइंट वो था, क्योंकि ये चीज़ें जब तक कोई इसको उजागर ना करे, जब तक कोई पर्दा ना हटाए, तो सारी चीज़ें लगती हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है, व्यवस्था जो है वो बिल्कुल अपने अच्छे रास्ते पर है। लेकिन जिस प्रकार से ग्राउंड पे जो सिचुएशन है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि पार्टी के लोगों को पता नहीं था या उससे वो अनभिज्ञ थे। लेकिन सारी बात ये थी कि शायद कोई कहने की हिम्मत नहीं करता था। हम पिछले साल 1.5 साल से ये बात कह रहे थे, लेकिन शायद
क्योंकि एक कन्वीनियंस की एक गवर्नमेंट थी, तो सभी को उसके अंदर शायद वो उसमें मस्त थे सारे के सारे, तो वो एक शायद झटके की आवश्यकता थी, जो मेरा जो इस्तीफ़ा है शायद वो था। और उसके बाद शायद ये नींद से जागे हैं और अब अनाप शनाप जो एक भागा दौड़ी जिसको आप कह सकते हैं, उसमें ये फैसले लिए गए हैं। क्या इस बात का भी है, क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स आई हैं कि काफ़ी एंटी इनकम्बेंसी है वर्तमान सरकार के खिलाफ, खुद मुख्यमंत्री के खिलाफ भी, क्या आपको भी इस तरह का फीडबैक था? नहीं, बिल्कुल बहुत सिवियर एंटी इनकम्बेंसी थी। और कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा में जिस प्रकार से पिछले 4.5 पौने 5 साल में जिस प्रकार से अपने अभियान चलाए हैं, वो ठीक है, मीडिया कवरेज शायद उतना ना मिलता हो, लेकिन लोगों को ग्राउंड पे सब दिखता था। तो जो एंटी इनकम्बेंसी थी वो बहुत बहुत विजिबल थी। लोग उससे आंख बंद करना चाहें और ये कहें कि सब कुछ ठीक है और गठबंधन बड़ा अच्छा चल रहा है, विकास का पहिया बड़ी तेज़ी से दौड़ रहा है और हम 10 की 10 सीटें जीत रहे हैं। तो यदि ऐसी स्थिति होती तो जो ये आज का जो घटनाक्रम है सारा का सारा, इसकी आवश्यकता ही नहीं थी कोई। ये भी आपसे जानना चाहेंगे विजेंद्र जी, क्या आपको लगता नहीं है कि जिस तरीके से जेजेपी अब सरकार से बाहर आ गई है, जेजेपी भी जाटों की पार्टी है, आप खुद एक जाट नेता हैं, कांग्रेस के नेतृत्व भी हुड्डा साहब कर रहे हैं जो एक जाट नेता है, क्या बीजेपी की आज की इस नई सियासी चाल से जाट और गैर जाट की राजनीति हरियाणा में उबाल पर आएगी? जाटों का वोट अब आपस में बढ़ जाएगा, फायदा भाजपा को होगा? नहीं, मैं तो अगर ऐसी किसी की मानसिकता है तो मैं उसको बहुत एक संकीर्ण मानसिकता के रूप में देखता हूँ, क्योंकि किसी प्रदेश का जब चुनाव होता है वो ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल सारा का सारा जातिगत आधार पे वो हो। ठीक है, जाति का एक अपना स्थान है राजनीति में, क्योंकि वो समाज का प्रतिबिंब है एक हिसाब से। लेकिन जब चुनाव आते हैं या जब एंटी इनकम्बेंसी जब बनती है किसी सरकार के 9.5-10 साल के कार्यकाल में, तो उसमें फिर ये जातियां वगैरह सारी लुप्त हो जाती हैं। और आप खुद सोचिए कि 2-3 दिन में चुनाव की घोषणा होनी है लोकसभा के, और आज के दिन सरकार का सारा स्वरूप बदल जाए, मुख्यमंत्री बदल जाए, मंत्री बदल जाए, मंत्री ड्रॉप हो जाएं, गठबंधन छोड़ दिया जाए, तो लोग क्या इतने मूर्ख हैं जो देख नहीं रहे कि 2 दिन बाद चुनाव की घोषणा हो जाएगी तो जो नए मुख्यमंत्री बने हैं प्रशासनिक तौर पर या शासन की दृष्टि से वो क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं। क्या आपको लगता है कि हरियाणा में लोकसभा के साथ साथ विधानसभा चुनाव भी अभी हो सकते हैं? नहीं, देखिए, अब मेरा अगर मुझसे पूछें, जब भारतीय जनता पार्टी ने ये एक मत रखा कि 1 नेशन 1 इलेक्शन होना चाहिए, हालांकि मैं उससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, लेकिन अगर ऐसा करना ही था तो नियत दिखाने का असली तरीका तो ये है कि अब 4-5 स्टेट्स के चुनाव हैं जो अगले 4-5 महीने में ड्यू हैं, तो पहले ही घोषणा करते कि उन सभी स्टेट्स का जो चुनाव है हम लोकसभा के साथ कराएंगे, चाहे महाराष्ट्र हो या हरियाणा हो या और भी जो प्रदेश हैं, कम से कम जहाँ पे भाजपा या भाजपा के सहयोगियों की सरकार है, उनसे तो आग्रह करके किया ही जा सकता था कि अपना 4-5 महीने का कार्यकाल छोड़कर और चुनाव जो है वो लोकसभा के साथ कराएं। तो उसकी तो मुझे कोई संभावना नज़र आती नहीं। नहीं, ये भी तो है ना कि लोकसभा की 19 में सभी सीटें 10 की 10 कांग्रेस हार गई थी। अब त्रिकोणीय मुकाबला होगा भाजपा, कांग्रेस और जेजेपी के बीच। आपको क्या लगता है किसको कितनी सीटें आएंगी इन 10 में से? नहीं, देखिए, मैं सिफोलॉजिस्ट तो नहीं हूँ जो मैं किसी प्रकार की भविष्यवाणी कर सकूं, लेकिन जितना भी राजनीति को मैं समझ पाया हूँ पिछले 5 साल में और ग्राउंड से जो आवाज़ आती है, तो ये भ्रम किसी को नहीं होना चाहिए कि हरियाणा में कोई एक तरफा चुनाव की बात है। हरियाणा में बहुत कड़ा मुकाबला होने जा रहा है। और जो मैंने शुरू में भी कहा कि ये जो बदलाव आज किए गए हैं, जब चुनाव आपके दरवाजे की ड्योढ़ी पे खड़ा है, तो ये तो एक कमज़ोरी दर्शाता है। ये एक ऐसी वास्तविकता जो मौजूद थी पिछले काफ़ी समय से, जिसको आप स्वीकार नहीं करना चाह रहे थे, आज उसको ऐसे रूप में स्वीकार किया है जिससे ये लगता है कि बिल्कुल बात हाथ से निकल चुकी है और किसी भी प्रकार से स्थिति से उभरा जा सके। लेकिन बीते 10 साल की अगर बात की जाए तो कांग्रेस के लिए तो बहुत खराब रहे। 2019 में आप सभी 10 सीटें हार गए थे, 2014 में भी केवल 1 सीट जीत पाए थे। तो कांग्रेस का भविष्य क्या है हरियाणा में अब?
नहीं, निसंदेह ये स्थिति थी और ये स्थिति सिर्फ हरियाणा में नहीं बल्कि पूरे देश में बनी थी 2014 और 2019 के जो चुनाव थे। लेकिन ख़ास तौर पर 2019 का जो चुनाव था जिसका लाभार्थी मैं भी हूँ, क्योंकि बहुत भारी मतों से मुझे जीत मिली थी भाजपा के उम्मीदवार के तौर पे। लेकिन वो चुनाव एक इमोशन के ऊपर था सारा का सारा। जो पुलवामा और बालाकोट की घटनाएं थी, जो राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा था, वो चुनाव उसके ऊपर था। तो उसमें किसी भी दल के लिए उस आंधी के सामने खड़ा हो पाना शायद संभव नहीं था। लेकिन आज के दिन हरियाणा में इस प्रकार की कोई स्थिति नहीं है। हरियाणा में आज के दिन जो सबसे बड़ा भाव है वो तो सरकार के विरुद्ध जो एक सेंटिमेंट है उसका है, जिसको आप एंटी इनकम्बेंसी की संज्ञा दे सकते हैं। शुक्रिया ब्रजेंद्र जी, आपने समय निकाला, हमारे साथ बात की, थैंक यू सो मच। तो आप कांग्रेस के नेता ब्रजेंद्र सिंह को सुन रहे थे, जो हाल तक भाजपा में थे, लेकिन अब हमारे साथ बीजेपी के नेता हरियाणा के हैं, बीजेपी के प्रवक्ता भी हैं, राजीव जेटली, वो जुड़ रहे हैं। राजीव जी, लोकसभा चुनाव से ठीक पहले हरियाणा की सत्ता में इस बदलाव की जरूरत क्यों पड़ी? क्या एंटी इनकम्बेंसी थी, जैसा कि अभी कांग्रेस के नेता बोल रहे थे? देखिए, एक बात को थोड़ा ध्यान दीजिए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई भी, क्योंकि हमारी नीतियां होती हैं, उस नीतियों के तहत चलना होता है। और उस नीतियों के अंदर हमें जब प्रशिक्षण दिए जाते हैं प्राइमरी स्टेज से भी, तो ये बताया जाता है कि आप उस नीतियों के वाहक के रूप में काम करने वाले, और वाहक के रूप में काम करने का मतलब है यू आर द पार्ट ऑफ द सिस्टम। तो इसमें कोई भी भारतीय जनता पार्टी जो इस विचार से जुड़ा हुआ है कि भाजपा का विचार कैसा है, इस विचार के साथ जुड़ा है, तो हमेशा इस बात के लिए तैयार होता है कि मुझे जो दायित्व दिया गया है और जितने वक्त के लिए दिया गया है, मैं उतने वक्त तक इस दायित्व को निभाऊंगा। और जब मुझे कोई और दायित्व दिया जाएगा या ये दायित्व किसी और को एलोकेट किया जाएगा, तो मैं उसके लिए भी तैयार रहूंगा। तो हम एक सिस्टम का हिस्सा हैं, हम उस सिस्टम में सबसे बड़े, दुनिया के सबसे बड़े संगठन में हम हैं, हम उस सिस्टम के अंदर रहते हुए अपना दायित्व का निर्वाह करते हैं। और यही माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, जिनकी नीतियों ने हरियाणा में, जिसे कहते हैं, कंप्लीट ट्रांसफॉर्म किया, उसको डिजिटल हरियाणा बनाया उन्होंने। हरियाणा के अंदर जो योजनाएं हमारी लोगों के दरवाजे पर पहुंचाई, हरियाणा की नीतियों को देश के प्रधानमंत्री ने दूसरे राज्यों के अंदर लागू किया, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करके वो यहाँ पे गए हैं। और उनकी भूमिका को हरियाणा हमेशा ही याद रखने वाला है एज ए मुख्यमंत्री। अब क्योंकि ये दायित्व किसी और को दिया गया है, अब हमारे बीच में हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी हैं, तो नायब सिंह सैनी जी भी उसी भूमिका में आकर के जो हमारी जो विचारधारा है, हमारी जो नीति है, हमारी जो जिसे कहा जा सकता है कि हमारे योजनाएं हैं, वो भी उन्हीं को आकर के बढ़ाने वाले हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक रूटीन एक्सरसाइज है जो चलती रहती है। आपने सिस्टम कहा, प्रोसेस कहा, आपने दायित्व कहा, लेकिन कुल मिलाकर अब नायब सिंह सैनी नए मुख्यमंत्री हैं। पर इस पूरे घटनाक्रम के दौरान ऐसा पता लगा है जेटली साहब कि अनिल विज साहब नाराज हैं, वो शपथ ग्रहण समारोह में भी शिरकत नहीं की उन्होंने। अरे होम मिनिस्टर, उनके कुछ निजी व्यस्तता थी, उनके कुछ पर्सनल उनकी एंगेजमेंट थी, जिसकी वजहों से उन्हें जाना पड़ा था। वो मीटिंग का हिस्सा थे और इसीलिए उनको मीटिंग के बीच में भी जाना पड़ गया। तो उनकी अपनी पर्सनल एंगेजमेंट थी, जिस वजह से वो आज इस फंक्शन को अटेंड नहीं कर पाए थे। नहीं, पहले तो उनसे उनके ऐसा कौन सा इक्विपमेंट है जो मेजरमेंट करता हो नाराजगी की, पहले वो लगा करके जो लोग कह रहे हैं पहले उनसे पूछना पड़ेगा कि ऐसा आपने कौन से पैरामीटर सेट किए। देखिए, वो अपनी पर्सनल एंगेजमेंट थी, उनकी फैमिली एंगेजमेंट थी, जिन वजहों से उनको जाना पड़ा। चलिए, हमने वो तस्वीरें भी देखी जेटली साहब जब वो गोलगप्पे खा रहे थे अम्बाला पहुंचकर। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, वक्त निकालने के लिए, थैंक यू सो मच। और अब बात करते हैं एक और बड़ी खबर की। अब बात उस कानून की जिसे बीजेपी ने अपना पुराना वादा बताते हुए कल अमली जामा पहना दिया। यह है नागरिकता संशोधन कानून, जिसे CAA के नाम से भी जाना जाता है। वैसे तो ये कानून दिसंबर 2019 में ही पास हो गया था, लेकिन इसके नियम कायदे तय करने में सरकार को 4 साल से ज्यादा लग गए। कल ही केंद्रीय गृह मंत्री ने कानून का गैजेट नोटिफिकेशन जारी कर इसको जारी किया है, और जिसमें यह बताया गया है कि भारत की नागरिकता लेने की प्रक्रिया क्या होगी। इस कानून के तहत 31 दिसंबर 2014 तक पड़ोसी देशों पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में धार्मिक उत्पीड़न से तंग होकर जो हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई भारत आए हैं, उन्हें भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। इस कानून के लागू होने को लेकर दोनों ही तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। कई लोग कोर्ट भी पहुंचे हैं। कई विपक्षी दलों के साथ साथ देश के कई राज्यों के कई समुदायों में इसे लेकर नाराजगी है, तो कई समुदायों ने इसका स्वागत भी किया है।
जिन राज्यों में ज्यादा नाराजगी दिख रही है उनमें बंगाल और असम खास है, जहां अवैध अप्रवासियों का मुद्दा बहुत पुराना रहा है। इन दोनों राज्यों में अधिकतर शरणार्थी बांग्लादेश से आए हैं। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी बंगाल में अव्यवस्था फैलाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने नागरिकता संशोधन कानून के नोटिफिकेशन की वैधता पर भी सवाल खड़े किए और इसे एक झूठ का पुलिंदा बताया। उधर पीडीपी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कहा कि ऐसे वक्त जब सुप्रीम कोर्ट में सीएए के खिलाफ याचिकाएं लंबित हैं, मोदी सरकार द्वारा अचानक इसका गजट नोटिफिकेशन बताता है कि मोदी सरकार अपनी नाकामी पर से लोगों का ध्यान हटाना चाहती है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि यह देश में एक और विभाजन की कोशिश है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने सीएए के गजट नोटिफिकेशन पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर दी है। कांग्रेस ने भी सीएए के नोटिफिकेशन का घोर विरोध किया है। बहुत बड़ा धक्का है इलेक्टोरल बॉन्ड। उन्होंने कहा ये गैर कानूनी है, गैर संविधान के खिलाफ है। तो इस हेडलाइन से बचने के लिए, इस हेडलाइन को दबाने के लिए इन्होंने सीएए की रूल्स की घोषणा की है। ये बहुत ही गलत कदम है। 2019 दिसंबर में ये जब सीए कानून पारित हुआ था, उस समय भी हमारे पार्टी सीपीएम ने उसका विरोध किया और विरोध का आधार ये था कि हिंदुस्तान की नागरिकता कभी भी धर्म के साथ नहीं जोड़ा गया है और जिस रूप में ये कानून लाया गया था वो बहुत ही भेदभाव आधारित था। आज जब पता चला कि वो पूरा नोटिफिकेशन करके वो सारा कुछ लागू कर रहे हैं, उसका भी हम उतना ही विरोध करते हैं। ये तो 2019 में ही उसका ये हो चुका है, ये भी लागू हो रहा है, कोई नया नहीं है, पुराना है। उस समय ही राष्ट्रपति महोदय ने अपना कर चुका है। ये सब चुनाव को देख के किया गया है, क्योंकि कोई ऐसा काम नहीं किया हुआ है। और विपक्ष की तमाम आवाजों का जवाब गृह मंत्री अमित शाह ने दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने अपना पुराना वादा पूरा किया और कांग्रेस सियासत के तहत सीएए का विरोध कर रही है। कल ही हमने कहा था हम सीएए लाएंगे। लाखों करोड़ों लोग पाकिस्तान से और बांग्लादेश से अपना धर्म बचाने के लिए, अपना सम्मान बचाने के लिए इस देश में आए। उनको नागरिकता नहीं मिलती थी, अपने ही देश में वो नागरिकता के बगैर अपमानित होते थे। नरेंद्र मोदी जी ने हिंदू, बौद्ध, जैन, ये सारे सिख, ये सारे लोगों को नागरिकता देकर उनका सम्मान करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। इस बीच गृह मंत्रालय ने यह भी साफ किया कि सीएए से भारतीय मुसलमानों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। यह नागरिकता देने का कानून है, नागरिकता लेने का नहीं। सीएए लागू होने के बाद असम में कई जगह आज विरोध प्रदर्शन हुए। असम की राजनीति में खासी पैठ रखने वाले ऑल असम स्टूडेंट यूनियन यानी एएसयू समेत करीब 30 गैर सरकारी संगठनों ने सीएए के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों का आह्वान किया है। असम में कांग्रेस की अगुवाई वाले 16 दलों के यूनाइटेड अपोजिशन फोरम ने भी सीएए के विरोध में आज राज्यव्यापी हड़ताल का ऐलान किया। सवाल यह है कि असम में समाज का एक वर्ग क्यों सीएए के इतना खिलाफ है। असम में सीएए का विरोध करने वालों को लगता है कि अगर राज्य में नए लोगों को नागरिकता दी गई तो ये उनकी सांस्कृतिक पहचान के लिए सीधा खतरा होगा। आबादी के तौर पर उनके प्रभुत्व को भी ये कम करेगा। यही वजह है कि असम में बांग्लादेश से आए अप्रवासियों के विरोध में काफी समय तक हिंसक विरोध आंदोलन होते रहे हैं। असम में आज हुए विरोध प्रदर्शनों पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं मेरे सहयोगी रत्नदीप चौधरी। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के नोटिफिकेशन के बाद असम में बहुत जगह पे सुरक्षा इंतजाम बढ़ा दिए गए हैं। हम इस वक्त हैं राज के सेक्रेटरीट जनता भवन के बाहर। आप देख सकते हैं बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं, क्योंकि जो 16 अपोजिशन पार्टी की यूनाइटेड अपोजिशन फोरम है, उन्होंने आज एक शटडाउन का कॉल किया था, मगर उस शटडाउन का इम्पैक्ट नहीं दिख रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं ये जो लोग हैं वो अपने
दफ्तरों में आ रहे हैं, रास्तों पे जो गाड़ियां हैं वो भी चल रही हैं। तो गुवाहाटी में इस वक्त उस शटडाउन का ज़्यादा असर नहीं दिख रहा है, जबकि 2019 में असम में जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पारित हुआ था पार्लियामेंट में, तब बहुत बड़ी प्रोटेस्ट देखने को मिली। प्रोटेस्ट वायलेंट भी हो गई थी, उसमें पुलिस फायरिंग में 5 युवकों की मृत्यु हुई थी। उसके बाद धीरे धीरे से असम में जो पॉलिटिकल सिनारियो है उसमें चेंज आने के कारण बहुत सारे ऐसे नेता जो कि एक समय सिविल सोसाइटी ग्रुप्स में थे, जो कि सिटीजनशिप एक्ट के विरुद्ध थे, वो अब बीजेपी के साथ है। तो इन सब फैक्टर्स के कारण शायद इसका इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं दिख रहा है, जबकि ऑपोजिशन ने ये कहा है कि डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट चलता रहेगा। जो ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन है, उन्होंने भी बहुत सारे प्रोटेस्ट कार्यक्रम के बारे में कहा है, मगर आप देख सकते हैं यहाँ पे सिक्योरिटी के इंतजाम बड़े हैं। यहाँ पे जो असम पुलिस के महिला कमांडो हैं वो गश्त लगा रहे हैं। पॉलिटिकल डिबेट रहा है इसके ऊपर, और एनआरसी जो 2019 में हुआ था उसका नोटिफिकेशन अब तक नहीं हुआ है, तो उसमें 19 लाख लोग बाहर हैं। क्या उनमें से कुछ लोग इस बार सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत वो अप्लाई कर पाएंगे कि नहीं, ये देखने लायक बात रहेगी। तो सब मिला के असम में राज्य सरकार ने इस वक्त एक सिक्योरिटी मेजर्स को बढ़ा दिया है, जबकि ऑपोजिशन और सिविल सोसाइटी ग्रुप्स फिर से प्रोटेस्ट करने के मोड में आ रहे हैं। दरअसल असम में 60 के दशक से ये आंदोलन शुरू हो गया था और इस दौरान मांग यही रही कि अवैध तौर पर बांग्लादेश से आए अप्रवासी शरणार्थियों की पहचान हो और उन्हें वापस इनके मुल्क भेज दिया जाए। विरोध करने वालों का एक तर्क ये रहा कि राज्य में आए अधिकतर अप्रवासी किसी उत्पीड़न का शिकार होकर नहीं आए, बल्कि आर्थिक मौके हासिल करने या कहिए कि अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए बांग्लादेश से भारत चले आए हैं। इस मुद्दे पर 1989 से लेकर 1985 तक 6 साल तक असम में तीखे और हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए। मुख्य रूप से ऑल असम स्टूडेंट यूनियन AASU और ऑल असम गण संग्राम परिषद ने इसका विरोध किया। लंबे चले आंदोलन के बाद 1985 में तत्कालीन राजीव गांधी सरकार ने असम समझौता किया था। केंद्र सरकार, असम सरकार और AASU और AAGSP के बीच हुए समझौते में वादा किया गया कि 24 मार्च 1971 के बाद राज्य में आए विदेशियों की पहचान होगी और उन्हें वापस भेजा जाएगा। अवैध तौर पर रह रहे विदेशियों की पहचान के मकसद से ही असम में राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर यानी NRC तैयार किया गया। ये कार्रवाई पहले 1951 में हो चुकी थी, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर 2019 में NRC को अपडेट करने के लिए भारी भरकम कार्रवाई नए सिरे से की गई। असम अकेला राज्य है जहां राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर यानी NRC बनाया गया है। हालांकि ये पूरी प्रक्रिया भी विवादों से भरी रही। 2019 में NRC के लिए हुई लंबी चौड़ी कार्रवाई के बाद राज्य के 19,60,000 लोग ऐसे रहे जो खुद को भारतीय नागरिक साबित नहीं कर पाए। इनमें करीब 5 से 7 लाख बांग्ला बोलने वाले हिंदू हैं और करीब 60,000 असमिया बोलने वाले हिंदू भी हैं। असम के मूल निवासियों को लगता है कि CAA लागू होने से असम समझौते का मकसद बेकार हो जाएगा। इसके अलावा NRC का भी कोई फायदा नहीं रह जाएगा। समझौते होने के करीब 50 साल बाद CAA कानून से उन हिंदू शरणार्थियों को भी नागरिकता मिल जाएगी जो 24 मार्च 1971 से 31 दिसंबर 2014 के बीच में भारत आए थे। असम में विरोध करने वाले संगठनों का मानना है कि CAA ने असम समझौते में तय की गई समय सीमा को एक तरीके से 2014 तक बढ़ा दिया है। इससे राज्य में अवैध तौर पर रह रहे अप्रवासियों को नागरिकता मिल जाएगी और जिसका उन्हें पहले से ही डर सता रहा था। अवैध अप्रवासियों को जो चाहे किसी भी धर्म के हों, उन्हें नागरिक मान लेने से उनकी भाषाई सांस्कृतिक पहचान को खतरा होगा और आबादी के तौर पर उनके प्रभुत्व पर भी असर पड़ेगा। यही वजह है कि CAA को असम समझौते को हल्का करने वाला कानून असम के कुछ लोग मान रहे हैं। उधर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा लोगों को आश्वासन दिला रहे हैं कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने NRC के लिए अप्लाई नहीं किया उसे CAA के तहत नागरिकता नहीं दी जाएगी। और इसी CAA के मुद्दे पर बात करने के लिए, खासकर असम में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उस पर बात करने के लिए हमारे साथ ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, मानवाधिकार कार्यकर्ता सुहास चकमा साहब जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।
अब सीए को लेकर जो प्रोटेस्ट हुए असम में, खासकर सबसे ज़्यादा हमने आज दिन भर देखा, गुवाहाटी के आसपास काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट हुए। इसके पीछे की वजह क्या है? अगर आप सीए को देखते हैं और जो रूल्स आए हैं उनको देखते हैं, तो उनका जो प्रोसीड्यूर है उस हिसाब से सबसे ज्यादा लोग जो बेनिफिशियरी होंगे, जो अप्लाई कर सकते हैं, वो है जो लोग एनआरसी का प्रोसेस से बाहर निकल चुके हैं। सो अबाउट 1.9 मिलियन पीपल। तो इसलिए एक तरफ से आप ये कह सकते हैं कि सीए जो है वो असम की जो एनआरसी प्रॉब्लम है, वहाँ पे जो कुछ कम्युनिटीज के लोग बाहर जा चुके हैं उनको इंक्लूड करने के लिए, तो इसलिए असम में ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है और प्रोटेस्ट हो रहा है। और बाकी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि सीए का जो एक्ट है, उस कानून का अंदर में जो बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट है, जिसका अंदर आप अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड और मिजोरम है, उनको एग्जाम किया गया है और 6 शेड्यूल एरियाज को एग्जाम किया है। तो मतलब जो मेघालय स्टेट है वहां पे भी पूरा एग्जाम्पशन है। तो इसका चलते वो उन स्टेट्सों में कम प्रोटेस्ट हो रहा है। लेकिन असम को ये भी पता है कि अगर कोई लोग सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करते हैं, वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जहाँ जो एग्जाम है वहां पे नहीं कर सकते, असम में आके करेंगे। तो इसलिए असम में ज्यादा प्रॉब्लम ये प्रोटेस्ट हो रहा है। चकमा साहब, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि असम के लोग के मन में जो डर है उसके पीछे आखिरकार कारण क्या है? क्यों इतना घबराए हुए हैं सीए से? तो ये असम का जो राजनीति है, असम का जो मुद्दा है, वो आज के नहीं है। ऑलमोस्ट आप ये कह सकते हैं जब से इंडिपेंडेंस हुआ है तब से लेके आज तक फॉरेन इशू सबसे बड़ा मुद्दा। इसलिए असम में भी पहली बार नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स हुआ था, और अभी जो फिलहाल 2019 में हुआ तो सेकंड एनुअल नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स था। तो एंटी फॉरेनर एजिटेशन जो है उसको हर पॉलिटिकल पार्टी में, वो कांग्रेस हो, असम की जो समुदाय का जो लोकल रीजनल रिप्रेजेंटेटिव पॉलिटिकल पार्टी हो, ये बीजेपी हो, सब ने एंटी फॉरेनर एजिटेशन को एक मुद्दा बना के रखा है। इसलिए क्योंकि कुछ हद तक उनका फियर भी सही था, तो उसका चलते मेरे ख्याल से वहाँ पे इसलिए सबसे ज्यादा एनआरसी के खिलाफ, सॉरी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है। और जहाँ तक प्रोटेस्ट का सवाल है, मैं तो ये कहूँगा कि जो प्रोटेस्ट चल रहा है तो उनको मेरे ख्याल से जो लोकल कम्युनिटीज है उनका मुद्दा है। तो उस मुद्दे को लेके अब असम का डर यह है कि अगर सारे स्टेट्स को एग्जाम्पशन नहीं दिया गया है, तो अगर हमें नहीं दिया जाता है तो हमारा साथ मतलब डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। ये फीलिंग्स असम में काफी है। आप तो खुद नॉर्थ ईस्ट एक्सपर्ट हैं, मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं, इस समस्या को अगर अच्छे से समझते भी हैं, एक एक्सपर्ट के रूप में अगर मैं आपसे पूछूं, सलाह देना चाहेंगे कि क्या कमियां हैं सीएए में जो ठीक की जा सकती हैं? किस तरह के अमेंडमेंट की जरूरत है? तो भारत में अगर आप भी देखते हैं जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, वो भी एक तरीके से यहाँ के जो धर्मीय लोग हैं उनको मतलब प्रेफरेंस देता है। तो जब लोग भागते हैं तब उसमें भागने वाले का जो भी धर्म है, एथनिसिटी है, वो नहीं देखना चाहिए। तो मेरे ख्याल से देश में जो जरूरत है वो है, अगर कोई भाग रहा है उसका क्लेम कितना सही है, कितना सही नहीं है, उसको विचार करने के लिए एक कानून होना चाहिए। नहीं तो अगर आप सीए जैसे एक्ट लेके आएंगे तो इससे कोई समाधान इसलिए नहीं होता है। ये आप नहीं कह सकते हैं कि 1947 से लेके 2014 तक आके हिंदू, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन जो भी माइनॉरिटीज का परसिक्यूशन बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में बंद हुआ है। तो लगातार अगर आते रहेंगे, अगर परसिक्यूशन का चलते, तो उसका क्या होगा? तो इसलिए मेरे ख्याल से जो समाधान है, सरकार को एक रिफ्यूजी लॉ लेके आना चाहिए जिसमें लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर उनका सिचुएशन का इम्प्रूव हो तो वापस जा सकते हैं, अगर नहीं जाना चाहते हैं, अगर सरकार चाहते हैं तो उसमें नेचुरलाइजेशन प्रोसेस होना चाहिए। तो ये सब बारे में सरकार को एक होलिस्टिक अप्रोच लेना चाहिए। लेकिन यहाँ पे अगर आप रोहिंग्या रिफ्यूजी हैं तो आप इस देश में, आपके लिए कोई जगह नहीं है। क्यों? जब
पूरा म्यांमार कोलैप्स हो चुका है और आपको कोई नहीं चाहते, लेकिन अगर तमिल रिफ्यूजी है तो श्रीलंका में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब भी आपको यहाँ रहने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें तो ये जो पॉलिसी है ये दिक्कत है। उधर बंगाल में जहां ममता बनर्जी सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून का घोर विरोध किया, वहीं बंगाल में रह रहे मतुआ समाज CAA के लागू होने से खुश है। मतुआ दरअसल 1971 के बाद बांग्लादेश से आए हिंदू शरणार्थी हैं जो दलित समुदाय से आते हैं। बंगाल में राजवंशियों के बाद दलितों में दूसरे स्थान पर सबसे बड़ी आबादी मतुआ समुदाय के लोगों की है। बंगाल की कुल आबादी में उनका बड़ा हिस्सा है। राज्य की करीब 17% आबादी मतुआ समुदाय की है। राज्य के उत्तरी और दक्षिणी 24 परगना जिलों में मतुआ समुदाय की अच्छी खासी आबादी रहती है। इसके अलावा नदिया, हावड़ा, कूच बिहार, उत्तरी और दक्षिणी दिनाजपुर और मालदा में भी मतुआ समाज की ठीक ठाक आबादी है। यह समुदाय राज्य की सियासत में भी काफ़ी सक्रिय है। बंगाल की 294 विधानसभा सीटों में से 70 में मतुआ समुदाय की अहम भूमिका रहती है। मतुआ समुदाय के लोगों के पास अभी तक मतदान का अधिकार तो था, लेकिन नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं था। नागरिकता संशोधन कानून से उनके विधिवत भारत का नागरिक बनने का रास्ता अब साफ हो गया है। बंगाल विधानसभा चुनावों के दौरान मतुआ समुदाय को बीजेपी नेताओं ने इस बात का आश्वासन भी दिया था। किसानों के कल्याण के लिए सरकार की कई योजनाएं हैं, लेकिन अक्सर ऐसी योजना घोटालों का शिकार हो जाती हैं। ऐसा ही मामला छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में सामने आया है। यहाँ के बेरला ब्लॉक में किसान सम्मान निधि का पैसा ऐसे नामों पर जारी कर दिया गया जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। शुरुआती जांच में पता लगा कि 1456 लोगों की सूची में 658 नाम फर्जी थे। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले के बेरला ब्लॉक के बारगांव में किसान सम्मान निधि में घोटाले का पर्दाफाश उस वक्त हुआ जब हितग्राहियों की सूची ऑनलाइन देखी गई। 1456 लोगों की सूची में 658 नाम फर्जी निकले। हमारे गांव के नाम में धब्बा ही एक ठने है। हमारे मुस्लिम भाई मन भी परेशान है कि हमारे बदनाम बर हमारे लपेटा में आवत हन। यह जांच होना चाहिए, उनको मन के मांग हावे सब। इस सूची में ज्यादातर नाम मुस्लिम बिरादरी के मिले। 198 नाम ऐसे भी फर्जी थे जिनका सरनेम विश्वास, सरकार, दास, राय वगैरह था। भाई लिस्ट में जो दिखा थे सीधा सीधा मुसलमान ला बदनामी करे बरे, और जबका उतना मुसलमान बारगांव में नहीं है ना। टोटल में 19-20 किसान हो ही उत्के के सम्मान निधि मिलते हुए बचत जने लिस्ट में नाम है और सब फर्जीवाड़ा है। बारगांव ग्राम पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि अमरदास का कहना है कि हमारे गांव में इतने किसान हैं ही नहीं। यहाँ जब लिस्ट देखें हम लोग तो कुल टोटल 1456 किसान भाइयों का लिस्ट मिला, जिसमें टोटल 656 मुसलमान भाइयों का फर्जी नाम मिला है और 200 के आसपास राव, सरकार, विश्वास ऐसे कुछ फर्जी नाम और नियम मिला है सरनेम में। इसका निष्पक्षता से जांच होना चाहिए और हम शासन प्रशासन से यही मांग करेंगे। इस मुद्दे पर बेरला ब्लॉक के वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी से जब सवाल किया गया तो वो गोलमोल जवाब देते नजर आए। इस परिप्रेक्ष्य में जैसा सूचना मिला है कि ग्राम पंचायत बारगांव में करीब 1068 किसान पंजीकृत हैं। इसमें से अभी वर्तमान में उसमें से 520 किसानों को इनएक्टिव किया जा सका है, जो जिसके बहुत से अलग अलग कारण हैं, और एक्टिव किसानों में 548 है जो वर्तमान में संचालित है। इस मामले में बीजेपी पहले की कांग्रेस सरकार को दोषी बता रही है, तो वहीं कांग्रेस बीजेपी सरकार पर आरोप लगाकर सीबीआई जांच की मांग कर रही है। माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार थी और अकाउंट अपडेट करने का काम प्रदेश सरकार का था। ये प्रदेश सरकार ने तुष्टीकरण और अपने अपने लोगों को पैसा मिले, वास्तविक लोग छूट जाए, यही काम किया। इसलिए प्रदेश की जनता ने भूपेश बघेल जी की सरकार को धक्का मार के अलग किया है। अब माननीय विष्णुदेव साय की सरकार है, सारे निरीक्षण परीक्षण होंगे और वास्तविक लोगों को पैसा मिलेगा। जब से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, एक माफिया सक्रिय हो गया है जो राज्य सरकार की योजनाओं को, केंद्र सरकार की योजनाओं का गलत ढंग से लाभ ले रहा है, दुरुपयोग कर रहा है, और यह बेहद दुर्भाग्यजनक है कि सत्ता में बैठे हुए लोग उनको संरक्षण दे रहे हैं। इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की जानी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी बात बात में सीबीआई जांच की मांग करती है। यह केंद्रीय धन के दुरुपयोग का विषय है। इस मामले की सीबीआई जांच की जाए। बेमेतरा में सैकड़ों ऐसे किसान हैं जो उस गांव में रहते नहीं, लेकिन करोड़ों रुपए की राशि उनके खातों में ट्रांसफ़र कर दी गई।
इस मामले की शिकायत हुई है और उम्मीद की जा रही है कि इसकी जांच होगी और जांच के बाद ये साफ हो जाएगा कि ये पैसा किसके खाते में गया और कौन कौन लोग इस पैसे के लिए बंदर बांट कर रहे थे। बेमित्रा से सुजीत शर्मा के साथ कैमरा पर्सन प्रवीण साहू, रायपुर से जुल्फिकार अली, एनडीटीवी के लिए। तो आज के लिए मेरे साथ खबरों की खबर में फिलहाल इतना ही। शुभ रात्रि।